हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन। पिछले वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। वहां पे मैंने आपको रिलेशन को दो टाइप से दिखाया था। पहला दिखाया था फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो इसको मैंने डिफाइन किया था, याद होना चाहिए आपको, कि अगर मान लीजिए दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, देन आर को हम लोग रिलेशन कहेंगे सेट ए से सेट बी में अगर आर सबसेट हो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम लोग आर को क्या कहेंगे? आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दूसरा मैंने रिलेशन का आपको टाइप समझाया था, दूसरा फॉर ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट। सपोज ए आपके पास सेट है कोई नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट है। अगर आर सबसेट हो ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो आर को क्या कहेंगे? आर रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। क्लियर हो गया? अब हम लोग इन दोनों फॉर्म पे इनके टाइप्स को देखने वाले हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? तो एम्प्टी नाम से पता चला, खाली, कुछ नहीं होगा। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन और अ वॉइड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ आर इक्वल टू 5, यानी कि आर 5 के इक्वल हो, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलिए सपोज कर लेते हैं कि आपके पास सेट ए जिसमें एलिमेंट दिया है 1 3 5 और अनदर सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 7 एंड 9। हमारे पास एक आर जो कि रिलेशन है ए से बी में, वो किस तरह से है? सपोज इसमें एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में है, जिसमें से एक्स पहले सेट से बिलोंग करता है और वाई दूसरे सेट से बिलोंग करता है। और इस एक्स वाई के बीच में एक रिलेशन है कि इनके डिफरेंस का मॉडुलस ये हमेशा एक ऑड नंबर आता है। तो अब बताइए आर जो रिलेशन होगा वह सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो पहले एक काम करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ताकि कोई भी पेयर हमसे मिस ना हो। 1 7 1 9 3 7 3 9 5 7 5 9, and we have taken one by one ordered pair from this Cartesian product. Now देखिए 1 7, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इनके बीच में क्या रिलेशन है एक्स वाई के बीच में, तो इनका डिफरेंस का मॉडुलस ऑड होगा। तो चलिए चेक करते हैं। माइनस ऑफ 6 मोड के अंदर तो ये प्लस का 6, क्या यह एक ऑड नंबर है? नॉट। 1 और 9 का डिफरेंस देख लीजिए, माइनस ऑफ 8 आएगा जो कि प्लस 8 हो जाएगा, मॉडुलस है, तो ये भी ऑड नहीं है। फिर उसके बाद 3 एंड 7 देख लीजिए, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 4 मोड के अंदर, यानी प्लस का 4, ये भी आपका ऑड नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 3 और 9 देख लेते हैं, इनका डिफरेंस मोड ऑफ -6 यानी प्लस का 6 हो जाएगा, ये भी आपका ऑड नहीं है। 5 और 7 का डिफरेंस माइनस ऑफ 2 होगा मोड के अंदर, प्लस का 2 हो जाएगा, ये भी ऑड नहीं है। 5 और 9 का डिफरेंस मोड ऑफ -4 हो जाएगा जो कि प्लस का 4 हो जाएगा, ये भी ऑड नहीं है। यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो रिलेशन आर में होगा, यानी कि रिलेशन आर में कोई भी एलिमेंट नहीं है। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए कैसा सेट कहलाएगा? कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट है तो ये कैसा रिलेशन कहलाएगा? इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। एक सेट आर इज an empty relation from
सेट ए टू सेट बी, सेट ए से बी में क्या है, एम्प्टी रिलेशन। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्स यानी पूरा सब कुछ इसमें आ जाएगा। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। आर को ए से बी में यूनिवर्सल रिलेशन कब कहेंगे, जब आर इक्वल होगा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट अगर आर में आ जाएगा, रिलेशन आर में, तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। जैसे देखिए आपके पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 5 चलिए 7 9 कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसा ही 7 9, ठीक है। अब हमारे पास आर रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में इसके एलिमेंट होंगे जिसमें से एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से और वाई बिलोंग करेगा सेट बी से। एक्स वाई में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, इसका मॉडुलस हमेशा इवन रह रहा है। तो देखो तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 7 आएगा, 1 9 आएगा, 3 7 आएगा, 3 9 आएगा, 5 7 आएगा एंड 5 9 आएगा। आप इनमें से कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट लेके देखिए, 1 और 7 के डिफरेंस आ जाएगा मोड ऑफ -6 जो कि प्लस का 6 है, ये एक इवन नंबर है, बिलोंग्स टू इवन। इसका मतलब कि 1 7 जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में होगा। अच्छा अगला लेते हैं, 1 9 का डिफरेंस मोड ऑफ -8 प्लस का 8 हो जाएगा जो कि ये भी इवन है, यानी कि ये 1 9 ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर में है। अच्छा 3 7 मोड ऑफ -4 यानी कि प्लस का 4, ये भी एक इवन नंबर है, डेट मीन्स 3 7 भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। इसी तरह से अगर हम लोग 3 और 9 की बात करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस -6 यानी कि प्लस का 6, ये भी आपका इवन है, डेट मीन्स 3 9 वाला पेयर भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। उसी तरह से 5 और 7 की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस मोड ऑफ -2 जो कि +2 हो जाएगा, ये भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा क्योंकि ये भी इवन आ जा रहा है। 5 और 7 ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। अच्छा 5 और 9 के डिफरेंस की बात करें तो मोड ऑफ -4 यानी कि प्लस का 4, ये भी एक इवन नंबर है, इसका मतलब 5 9 भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। तो यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर के इन ऑर्डर पेयर की देखें तो इस ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट जो हैं वो आर में मिल रहे हैं। इसका मतलब कि आर जो है उसमें एलिमेंट कौन होगा, 1 7 आएगा, 1 9 आएगा, 3 7 आएगा, 3 9 आएगा, 5 7 आएगा एंड 5 9 आएगा। तो देखिए तो ये सारे के सारे ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले ही एलिमेंट है ना, डेट मीन्स कह सकते हैं कि आर किसके इक्वल होगा, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो आर कैसा रिलेशन हुआ, आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट ए। सेट ए पर किसी रिलेशन की बात करेंगे, उनके टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ भी एम्प्टी रिलेशन। ऐसे कह सकते हैं ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। आर जो है रिलेशन होगा सेट ए पर, इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे या वॉइड रिलेशन कब कहेंगे, जब आर इक्वल हो फाई के। आर किसके इक्वल हो, फाई के, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। आर किसके इक्वल हो, फाई के, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए ए सेट दिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 दे दिया है ना, और मैं कह रहा हूं कि आर एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है, जिसमें एक्स एंड वाई दोनों के दोनों सेट ए के एलिमेंट होंगे, और एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, 7 से ग्रेटर होगा। तो चलिए मैं अगर ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं, क्योंकि आपको आर जब रिलेशन है तो आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का, तभी ना। तो ए क्रॉस ए की अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो इसमें क्या कहेगा 1 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार ए को फिर से सेट को लिख लीजिए और एक एक करके दोनों पेयर से एलिमेंट को चुनने लगिए, 1 2 1 3।
2 1 2 2 2 3, फिर आपके पास 3 1 3 2 3 3। मैं इसमें से हर एक पेयर को देखता हूं, आप 1 और 1 ऐड करेंगे 2, क्या यह ग्रेटर देन है 7? नहीं। 1 2 कोई भी लीजिए, 3, ये क्या 7 से ग्रेटर है? नहीं है, है ना। आप कोई भी इसमें पेयर देखिए, कोई भी पेयर 7 से ग्रेटर होगा। आप 3 3 भी लेंगे, क्या ये 7 से ग्रेटर है? नहीं है। तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसके लिए ये रिलेशन डिफाइन हो सके। तो यानी इसका मतलब इस आर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ये एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया एम्प्टी रिलेशन क्या है किसी सेट पर, ठीक है। क्योंकि ये आर जो देखा जा रहा है रिलेशन, वह सेट ए से सेट ए में दिखा जा रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं ऑन अ सेट, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल हो ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। सेट ए में सपोज आपके पास 2 4 एंड 6 एलिमेंट दिया है, और मैं ये कह रहा हूं कि आर रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है? तो इसमें एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर में है, जिसमें एक्स वाई दोनों सेट ए के ही एलिमेंट होंगे, एंड एक्स वाई में रिलेशन क्या है कि इन दोनों का सम जो है ना बिलोंग करता है एक इवन नंबर से। तो चलिए अगर हम ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें देखो क्या आएगा, 2 2 2 4 2 6, फिर आपका 4 2 4 4 4 6। अच्छा, और देखिए आपका आएगा 6 2 6 4 6 6, यही ना आएंगे। अब इनमें से हर एक पेयर को देखिए, इन सबका सम इवन ही आएगा। आप 2 2 को ऐड कीजिए 4 होगा, ये इवन है ना। आप 2 6 को ऐड कीजिए, ये 8 आएगा, ये भी आपका इवन है। यानी कि एवरी पेयर जो होंगे वो बिलोंग करेंगे आर से। तो आर का वैल्यू जो होगा उसमें 2 2 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, 2 6 भी आएगा, 4 2 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 4 6 भी आएगा, क्योंकि इस रिलेशन को सभी डिफाइन कर रहे हैं हम। फिर 6 2 भी आएगा, 6 4 भी आएगा, एंड 6 6 भी आएगा। दैट मीन्स आर जो है कंप्लीटली इक्वल हो गया किसके? ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। दैट मीन्स ये जो रिलेशन आर है यह यूनिवर्सल रिलेशन है सेट ए पर, ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर on a set A is said to be identity relation on set A if R किसके इक्वल हो? तो उसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्ड ए बी के फॉर्म में हो, जहां पे A बिलोंग करेगा सेट A से और B बिलोंग करेगा सेट A से ही, क्योंकि रिलेशन ऑन अ सेट है तो दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे? सेट A से ही, और दोनों के वैल्यू यानी A और ये जो B ऑर्डर पेयर में है ये हमेशा क्या हो? इक्वल हो। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि R के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे वो ए के फॉर्म में होंगे। वो कैसे होंगे जी? ए के फॉर्म में होंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए, सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए उसमें जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे वो ए के फॉर्म में होंगे। तो इसमें इसका भी मीनिंग वही है कि ए बिलोंग करता है सेट ए से, बी बिलोंग करता है सेट बी से, और जहां ए किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए सेट है जिसमें एलिमेंट दिया है 1 2 3 4। तो मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूंगा। जैसे अगर मान लीजिए आइडेंटिटी रिलेशन है किसी सेट ए पे, तो उसको डिनोट करेंगे आई लिख देंगे और बेस में ए दे देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो मान लीजिए आई फॉर आइडेंटिटी और ए सेट ए पर है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए को ऐसे मैं डिफाइन करता हूं, 1 1 2 2 3 3 4 4। ये आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे के सारे, यानी कि फॉर ऑल दे दिया, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट उन सब के लिए
इस तरह से पेयर में होने चाहिए। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर मैं कहूं एक रिलेशन आर जिसमें मैं यहां पे लिख दूं 1 1 2 2 3 3 4 4 और मैं एक और इसमें एलिमेंट देता हूं 1 2, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ यही होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग जितने भी पेयर होंगे वो सभी के सभी पेयर जो होंगे वो सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों जगह, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, और वो सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। यानी कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट हो उन सबका पेयर ऐसे इसमें दिखना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जो आपका एम्प्टी रिलेशन था, एम्प्टी रिलेशन एंड दूसरा आपका जो था यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों रिलेशन की अगर बात करेंगे, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को हम लोग ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि रिलेशन आर में ए और ए के ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे जितने भी, वो सभी के सभी आर में मिलने चाहिए। जहां ए के जो ये पेयर देख रहे हैं, ये ए एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट ए का। यानी कि उस अगर मान लीजिए ए कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन आर के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट्स के पेयर ए के फॉर्म में उस रिलेशन आर में होने चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आइडेंटिटी रिलेशन भी आप बताए थे, वो भी कुछ इस तरह का था, तो दोनों में फर्क है। देखिए किस तरह से, जैसे ए मान लीजिए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 दे दिए, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि एक रिलेशन R1 में लिख लेता हूं जिसमें एलिमेंट 1 1 है, 2 2 है एंड 3 3 है। ठीक है, मैं दूसरा रिलेशन R2 लिख लेता हूं जिसमें एलिमेंट आपके 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है एंड मैं सपोज कर लेता हूं एक एलिमेंट 1 2 है। मैं ऐसे ही रिलेशन लिख रहा हूं, इसका मतलब यह होगा कि ये R1 R2 जो भी होंगे ये सबसेट होने चाहिए ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। समझ गए? तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन R1 जो मैं लिख रहा हूं, इसमें देखिए ऑर्डर पेयर में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। आप कहोगे सर ये तो आपने आइडेंटिटी रिलेशन भी बताया था, तो हाँ बिल्कुल ये आइडेंटिटी है, साथ ही साथ ये रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन है। आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव कैसे है, तो मैंने पहले ही ऊपर डिफाइन कर रखा है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हो वे सभी ए के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है। तो ये जो रिलेशन देख रहे हैं ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अगला एग्जांपल देखिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन के हिसाब से इस रिलेशन आर में ए वाले सभी पेयर होने चाहिए। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही ध्यान देना है कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो आ रहा है वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से बिलोंग करे, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर कहेंगे आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी नहीं है। तो समझ में आया दोनों फर्क? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन में फर्क यही है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर ये ए वाले पेयर्स तो होंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में केवल क्योंकि उसको हमने सेट के फॉर्म में लिखा था। यहां देखिए इसे हमने सेट के फॉर्म में नहीं दिखाया, बस हमने ये दिखाया कि ए वाले सभी के सभी पेयर उस रिलेशन आर में बिलोंग करने चाहिए। समझ रहे ना? और जो कि आइडेंटिटी में क्या था, इसको हमने आइडेंटिटी में ऐसे लिखा था कि रिलेशन आर जो होगा उसमें सभी ए वाले पेयर होने चाहिए जहां सेट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो दोनों में ये फर्क है, ये ध्यान रखना। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। देख लो ये आइडेंटिटी था तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है, तो ये तो फिक्स है, लेकिन क्या रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो जाएगा? नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है?
इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी, अगर ए बी से रिलेटेड हो, इम्प्लाइज बाई बी रिलेटेड टू ए, अगर ए और ए बी से ए बी रिलेटेड हो तो बी ए भी रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए और बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए जहां ए बी सेट ए के एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 एंड 3 दिया है। मैं यहाँ पे एक रिलेशन R1 लिखता हूँ जिसमें मैं ले लेता हूँ 1 1 2 2 3 3। ठीक है, मैं एक रिलेशन R2 ले लेता हूँ जिसमें मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। मैं एक रिलेशन R3 भी यहाँ ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 3। ठीक है, 3 1 1 2। अब मैं इन पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि अगर ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 1 है, तो अगर 1 1 है तो इसको अगर आप एक फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट को एक्सचेंज करिए एक दूसरे से तो फिर 1 1 ही पेयर आएगा। तो अगर 1 1 है तो इसमें 1 1 भी है, 2 1 है तो इसको एक्सचेंज करिएगा तो फिर 2 2 ही आएगा, वो भी तो यही है। 3 3 है, इसको एक्सचेंज करिएगा आपस में कंपोनेंट्स को तो वो 3 3 ही आएगा। तो ये जो रिलेशन है यह रिलेशन कैसा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अरे ये तो अभी हमने देखा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी था और ये आपका आइडेंटिटी भी था, यानी कि हमें ये पता चला कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वह रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। यहाँ से ये क्लियर हुआ। अच्छा अगला देखिए R2 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, पलटेंगे तो वही आएगा, इनके ऑर्डर को कंपोनेंट्स को पलटेंगे तो। अच्छा 1 2 है, इसके x को एक्सचेंज करेंगे तो 2 1 आएगा, वो भी यहाँ है। अगर 2 1 है तो यहाँ 1 2 है, देख रहे हैं ना। तो ये आपका कैसा है जी, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्सिव इसलिए है क्योंकि इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ 1 1 2 2 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। क्या यह आइडेंटिटी है, नहीं ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा में एलिमेंट 1 2 और 2 1 है। चलिए R3 को देखते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक की बात करें तो ध्यान देखो, ये तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, पलटेंगे यही आएंगे। 1 3 है तो 3 1 है। अगर यहाँ 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R3 में तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए R3 में, जो कि नहीं बिलोंग कर रहा है, तो यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो क्लियर हो गया सिमेट्रिक। अच्छा तो यहाँ से एक और चीज हमने क्लियर किया कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। अच्छा अगर मैं एक R4 में रिलेशन ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 2 1, अच्छा और मैं ले लेता हूं इसमें मान लीजिए 1 3 3 1, तो देखिए यह आपका सिमेट्रिक है क्योंकि देखो 1 2 है तो 2 1 है, फिर 1 3 है तो 3 1 है ना, पलट के है, तो ये सिमेट्रिक तो है ही, लेकिन ये आपका आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 ये नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो सिमेट्रिक हो तो वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाए या आइडेंटिटी भी हो जाए। तो क्लियर हो गया सिमेट्रिक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन की। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, आर आपका रिलेशन है सेट ए पर, तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव कब कहेंगे, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। अगर ए बी से रिलेटेड हो एंड बी सी से रिलेटेड हो तो ए सी भी रिलेटेड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में और बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। एग्जाम्पल देखिए, लेट हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट दिया है 1 2 3, तो मैं यहां पर एक रिलेशन R1 लिख लेता हूं जिसमें एलिमेंट मैं देता हूं 1 1 2 2 3 3। तो मैं दूसरा R2 ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट मैं देता हूं 1 1 2 2 3 3, फिर आपका 1 2 2 1। मैं तीसरा एक रिलेशन ले लेता हूं R3 जिसमें मैं देता हूं 1 1 2 2 1 3 3 1 3 2। मैं एक रिलेशन देता हूं यहाँ पे
फोर्थ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसमें 1 2 2 1 1 1। चलिए मैं इनके डिस्कस करा देता हूँ। देखिए एक बार 1 1 है, 1 1 है। अब 1 के साथ किसी और का रिलेशन है कि नहीं ये फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो ऊपर कंडीशन मैंने दिया है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, देन आप फाइंड करेंगे कि ए सी बिलोंग करना चाहिए। तो जब 1 1 से रिलेटेड है तो अब यहाँ चेक करो कि इस 1 से कोई और रिलेटेड है कि नहीं, नहीं है, तो यहीं होल्ड कर देंगे, ये हमें देखने की जरूरत ही नहीं है ना। ये दोनों चीजें होने पर ही ये तीसरा ढूंढना है। तो अगर 1 1 है, अब फिर 1 के साथ किसी और का रिलेशन है यहाँ पे, नहीं है, छोड़ दीजिए। 2 2 है, 2 के साथ किसी और का रिलेशन है, नहीं है। 3 3 है, 3 के साथ किसी और का रिलेशन है। ये दोनों होगा तब ना इसको ढूंढेंगे, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। समझ गए ना। ये अगर दोनों है तब इसको देखना है। तो अगर 1 1 है, अगर 1 के साथ किसी और का रिलेशन होगा तब इसको ढूंढने ना, तो है ही नहीं, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये तो आपको मैंने बताया था सिमेट्रिक भी है, ये तो मैंने बताया था कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, और ये तो आइडेंटिटी भी हो जाएगा। तो एक और चीज क्लियर हो गया यहाँ से कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अच्छा R2 देखिए 1 1 है, 1 का रिलेशन यहाँ 2 के साथ है, तो फिर आपको ये 1 और 2 को ढूंढना होगा। तो 1 और 2 यही है कि नहीं। यहाँ 2 2 है, अब 2 के साथ किसी का रिलेशन है तो 2 के साथ 1 का रिलेशन है, तो इस 2 को और इस 1 को देखिए, तो 2 1 का पेयर यही है, ये भी है रिलेटेड। 3 3 देखिए, अब 3 के साथ किसी और का रिलेशन है, नहीं है, छोड़ दीजिए। 1 2 है, तो देखो अब इस 2 के साथ, तो 2 के साथ 1 का रिलेशन है, तो 1 1 देखेंगे, तो 1 1 यहाँ है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका ट्रांजिटिव है। अच्छा ये सिमेट्रिक भी दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें 1 2 है तो 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ यही तीनों होना चाहिए, एक्स्ट्रा में नहीं होना चाहिए था। अच्छा अगला देखते हैं R3 1 1 है, 2 2 है। अच्छा और इसके बाद देखो 1 के साथ 1 का रिलेशन है, तो अब 1 के साथ 3 का रिलेशन है, तो 1 और 3 देखो यहाँ है। 2 2 है, 2 के साथ किसी और का रिलेशन है, नहीं है, छोड़ दीजिए। 1 3 है, 3 के साथ किसी और का रिलेशन है, 1 का है, तो 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 भी है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, अब 1 3 है, 3 2 है, 1 3 है, 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 2, तो 1 रिलेटेड टू 2 भी होना चाहिए, तो 1 रिलेटेड टू 2 इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए था, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या यह सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 3 2 है तो इसमें 2 3 भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 2 2 है, 1 1 है, 3 3 नहीं है। इसकी बात करते हैं, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 ढूंढिए, 1 1 है, इसलिए ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक है, क्योंकि देखो 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 है तो पलटेंगे तो 1 1 ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी रिलेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? A relation R on a set A is said to be anti-symmetric if A related to B and B related to A। देखो कह रहा है कि अगर A B से रिलेटेड हो और B A से रिलेटेड हो, तो उसमें देखना होगा कि A B के इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर A B बिलोंग कर रहा है R में और B A भी बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब वो इक्वल होगा तभी बिलोंग कर रहा है, समझ रहे ना। तो आपका वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। आप अदर हैंड जैसे भी कह सकते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो उसमें बी ए नहीं होना चाहिए, बी ए नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। जैसे मान लो R1 में एक रिलेशन लिख देता हूं जिसमें एलिमेंट मैं लेता हूं 1 2, ठीक है, 1 3 2 2, ठीक है। तो यहां 1 2 है, 2 1 नहीं ना है, 1 3 है, 3 1 नहीं ना है, 2 2 है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो, इक्वल के लिए तो चलेगा, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी ए बिलोंग कर रहा है, तो ए बी के इक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 2 है तो इसमें 2 1 नहीं होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए,
तो ये आपका कैसा रिलेशन होगा, एंटी सिमेट्रिक। यानी सिमेट्रिक का उल्टा, अगर मैं यहाँ पे R2 में रिलेशन लिख देता हूँ, इसमें 1 और 3 में एलिमेंट ले लेता हूँ, ये एंटी सिमेट्रिक है, तो हाँ बिल्कुल ये एंटी सिमेट्रिक है। मैं लेकिन एक R3 रिलेशन लेता हूँ जिसमें 1 2 लिख दूँ और 2 1 लिख दूँ, तो ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 तभी होगा जब ये 1 2 के इक्वल होगा तभी, है ना, जो कि ये 1 2 के अनइक्वल है तो ये संभव नहीं है। यानी 1 2 है तो 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए? देन नाउ वी also define this anti-symmetric relation. Thus R is anti-symmetric if A not equal to B. क्या हो? अगर A B के इक्वल नहीं हो, then both AB and BA cannot belong to R. ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर A B के इक्वल नहीं है तो उसमें ये दोनों पेयर AB एंड BA होने ही नहीं चाहिए उस रिलेशन R में। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो आज की क्लास में इतना ही।